दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम जनरल साइंस की जो भौतिक विज्ञान की क्लासें ले रहे थे लगातार, और उसमें हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ था कल ताप और ऊष्मा के बारे में था, जिसके बारे में हमने केवल परिभाषा ही जानी थी और उसके बाद आगे की जो जानकारी थी वो हासिल करनी थी, क्या है ताप या ऊष्मा के बारे में। और कल किसी कारणवश आगे वीडियो चल नहीं पाया था, इस वजह से आज उससे आगे हम शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। और सूरज की तरफ जलने लगोगे तो आपकी सफलता ज़रूर आपकी ओर आएगी। मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपका जो ग्रो है वो बिल्कुल बढ़ेगा, टाइम के साथ आगे बढ़ेगा ज़रूर। इसलिए दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के साथ जिस प्रकार से पिछले लंबे टाइम से लगे हुए हैं, तो उसी को जारी रखते हुए आज एक बार फिर हम भौतिक विज्ञान पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में कि वो हमें भौतिक विज्ञान के अंदर ताप एवं ऊष्मा के बारे में हम कल डिस्कशन कर रहे थे कि ऊष्मा क्या है, ताप क्या है, और जिस प्रकार ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा थी, एक जो दो बल है, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाली जो एक ज़्यादा होती है किसी वस्तु में। उदाहरण लेके सिंपल सी बात करें तो एक वस्तु में ज़्यादा अगर गर्म है और एक ठंडी है, गर्म वस्तु को ठंडी के पास रखोगे तो धीरे धीरे ठंडी वस्तु भी गर्म हो जाएगी। ये प्रभाव की वजह से होता है, ये ऊष्मा की वजह से होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण की वजह से ऐसा होता है। देखिए, शुरुआत करते हैं ऊष्मा का। आगे इससे सबसे पहले इसका जो ऐसा ही मात्रक है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, शुरुआत से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है। सबसे पहले दोस्तों, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक, ऊष्मा का SI मात्रक, ऊष्मा का SI मात्रक है और ऊष्मा का सीजीएस मात्रक, ये दोनों मात्रक अलग अलग है दोस्तों। ऊष्मा का SI मात्रक और सीजीएस मात्रक, ऊष्मा का SI मात्रक है वो जूल है दोस्तों, ऊष्मा का SI मात्रक जूल है और ऊष्मा का सीजीएस मात्रक है वो कैलोरी है। बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ दोनों बातें कि ऊष्मा का SI मात्रक जूल है और ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या है, कैलोरी है। दोनों में जो मापने के जो मापदंड है जो अलग अलग हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन है ऊष्मा को मापने के ही यंत्र हैं, ऊष्मा को मापने के ही मापक हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इससे आगे। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ऊष्मा का जो प्रभाव है उसके बारे में बात करेंगे कि ऊष्मा का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, किन चीज़ों पर पड़ता है। ऊष्मा का प्रभाव, देखिए, ऊष्मा विभिन्न रूपों में काम करती है और इसका जो प्रभाव है वो भी विभिन्न रूपों में, विभिन्न पदार्थों पर अलग अलग रूप में पड़ता है। देखिए, ऊष्मा का प्रभाव, सबसे पहले हम एक पॉइंट पे बात करेंगे, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, देखो, ताप में ऊष्मा का क्या परिवर्तन पड़ता है, ऊष्मा से ताप में क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंज आता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ताप में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मा के बढ़ने से सामान्यतः, ऊष्मा के बढ़ने से सामान्यतः तापमान भी बढ़ जाता है। ऊष्मा के बढ़ने से सामान्यतः तापमान भी बढ़ जाता है। पहली बात सिंपल सी है कि ऊष्मा के बढ़ने से सामान्यतः तापमान भी बढ़ जाता है। साधारणतः ऐसा ही होता है, जब ऊष्मा अगर बढ़ेगी तो तापमान भी ऊष्मा के साथ साथ में बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात करते हैं अवस्था में परिवर्तन। एक ताप में परिवर्तन था, दूसरी अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, हमने पदार्थ की प्रमुख रूप से अवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की थी। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 प्रमुख रूप से थी, लेकिन 2 और भी थी। वे कौन कौन सी थी दोस्तों, हमने वीडियो में ज़रूर पढ़ाया है आपको, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अवस्था में परिवर्तन के बाद आगे बढ़ेंगे कि जो ताप ऊष्मा का प्रभाव है इसमें क्या पड़ता है। पदार्थ की
अवस्थाओं, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन का, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन का पूर्ण जिम्मेदार ऊष्मा ही है। ऊष्मा ही है। बात एक बार फिर दोस्तों समझने लायक है और छोटी सी बात है कि अवस्था परिवर्तन, किसी भी पदार्थ की अवस्था अगर एक चेंज होती है, बदलती है, तो उसका जो ऊष्मा का उस पर प्रभाव क्या पड़ता है, ऊष्मा का ही पूरा प्रभाव पड़ता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन में पूर्ण जिम्मेदार ऊष्मा ही है। क्यों? ठोस, द्रव, गैस, जब ये अवस्थाएं बदलती है तो उस पर ठोस होती है तो उसमें कुछ ऊष्मा, जैसे बर्फ़ को ले लीजिए, बर्फ़ जब ठोस अवस्था में होता है तो उसमें जब ऊष्मा लगती है, पावर लगता है, बाहरी बल काम करता है, उसी कंडीशन में वो अपनी स्थान और अपनी स्थिति और जो बदलती है और दूसरी अवस्था में जाती है। तो अवस्था जो परिवर्तन होती है वो उसका जो प्रमुख कारण है ऊष्मा है और इसका ऊष्मा प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा के जो मापने के जो पॉइंट है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो जूल और कैलोरी ग्राम है, इनका जो मापदंड है 1 जूल। दोस्तों देखिए, 1 जूल के अंदर 1 जूल के अंदर कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी। 1 जूल के अंदर, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं 1 कैलोरी। 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं? तो 4.186 जूल होते हैं। बिल्कुल सिंपल है। 1 जूल के अंदर 0.24 कैलोरी होती है, जबकि 1 कैलोरी के अंदर 4.186 जूल होते हैं। उसके बाद 1 किलो कैलोरी की बात करेंगे। 1 किलो कैलोरी की बात करेंगे, जिसमें 4.186 इंटू 10³ जूल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। 1 किलो कैलोरी के अंदर ये मापने के कुछ यंत्र थे। एक और है, एक BTU, इसके अंदर BTHU, और इसके अंदर 252 कैलोरी होती है। 252 कैलोरी होती है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से आ सकता है कि 1 कैलोरी के अंदर, 1 जूल के अंदर कितनी कैलोरी होती है, 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं, 1 किलो कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं, एक BTU बीटा थर्मल यूनिट के अंदर कितना ये जो है कैलोरी होती है। तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से ये जरूर याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बात बता दो दोस्तों, ऑल जीके सेंटर पर अगर आप पहली बार हो तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो कैसे लग रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़िए। ऑल जीके सेंटर पर हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें एक और शब्द लिखते हैं, तापमापी। देखिए तापमापी क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तापमापी क्या होता है, जिसे हम हमारी भाषा में थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मामीटर या थर्मोमीटर। तापमापी, ताप मापने का यंत्र को तापमापी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ताप मापने के यंत्र को तापमापी कहते हैं। बात बिल्कुल सिंपल, एक बार फिर ध्यान दीजिए दोस्तों। तापमापी किसे कहते हैं? थर्मोमीटर।
तापमापी इन थर्मोमीटर और ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। और इस दुनिया में तापमान मापने के लिए बहुत सारे यंत्र हैं और उनका अलग अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है और उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इससे आगे शुरुआत करते हैं तापने मापने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव तापमापी। मैंने बोला था जो तापमापी है उन मापने के लिए अलग अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग कैटेगराइज किया गया है और उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले द्रव को मापने के लिए किस प्रकार के जो है तापमापी के प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। द्रव तापमापी। अब इस सब से आपको पता लग गया होगा कि तापमाप को मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। द्रव तापमापी द्रव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। द्रव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। द्रव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। द्रव तापमापी क्या होता है? द्रव को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना भी पड़ता है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर, द्रव तापमापी क्या होता है? द्रव को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव तापमापी का। अब देखिए इसमें कौन सी चीजें यूज की जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर प्रमुख रूप से एल्कोहल या पारा का प्रयोग किया जाता है। इस मापक यंत्र के अंदर एल्कोहल या पारा का प्रयोग किया जाता है। बात यहां तक समझ में आ गई होगी आपको। इस द्रव को मापने के लिए इसके जो प्रयोग किया जाता है किसका? एल्कोहल या जो है पारा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए -40 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। -40 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं हम, से नीचे मापने के लिए एल्कोहल का प्रयोग होता है। से नीचे मापने के लिए एल्कोहल का प्रयोग होता है। बात बिल्कुल सिंपल है। -40 डिग्री से नीचे नापने के लिए एल्कोहल का प्रयोग होता है। ऐसी कंडीशन होती है, तापमान जब -40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाए उस कंडीशन में मापने के लिए जो कितना डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है ये मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। एक और पॉइंट, -115 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल जमता है, बर्फ बन जाता है -115 डिग्री सेल्सियस पर, -115 पे। इसके बाद आगे बात करते हैं -39 पर। -39 डिग्री पर पारा जम जाता है। पारा जम जाता है। ये बात थी द्रव तापमापी के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसके बाद हम दूसरे तापमापी के बारे में बात करेंगे। ये के बाद में डॉक्टरी तापमापी। डॉक्टरी तापमापी दोस्तों बात सिंपल है, एक बार फिर जरूर ध्यान दीजिएगा। तापमापी थर्मोमीटर बोलते हैं हम जिसे, ताप मापने के यंत्र को तापमापी बोलते हैं। द्रव तापमापी द्रव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल बात है, जिस प्रकार का नाम है उसी अनुसार उसकी परिभाषा है। द्रव को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल या पारा का जो प्रयोग किया जाता है, और -40 डिग्री से नीचे मापने के लिए एल्कोहल का प्रयोग होता है, और -115 पे एल्कोहल जम जाता है, और -39 पे पारा जम जाता है। अब आती है डॉक्टरी तापमापी, जो किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर, डॉक्टरी तापमापी नाम आते आपको पता लग गया होगा
कि किस प्रकार का ये होता है। मानव शरीर के तापमान को मापने में डॉक्टर प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, बात एक बार फिर सिंपल है कि डॉक्टरी तापमापी क्या होता है कि मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं वो डॉक्टरी तापमापी होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें खास बात क्या है, अलग बात क्या है, इस थर्मोमीटर को दोस्तों नाम दिया गया है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। बात एक बार फिर दोस्तों सिंपल है, डॉक्टरी तापमापी मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं। इसका नाम बस अलग दे रखा है, ये मापने के लिए ही काम किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गैस तापमापी। नंबर 3 पे जो हमारा होगा वो गैस तापमापी होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। गैस तापमापी सी, गैस तापमापी। जिस प्रकार हम शब्द लिख रहे हैं उस प्रकार आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। गैस से संबंधित है, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, यह आपको शब्दों से पता। डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टर मानव से संबंधित है, मानव के मापने के लिए द्रव तापमापी है जो ये द्रव से संबंधित है, द्रव में अंदर टेम्परेचर नापने के लिए, मानव के अंदर टेम्परेचर नापने के लिए, और ये गैस है, गैस के अंदर टेम्परेचर नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस तापमापी से, ये जो गैस मापी हैं इनके देखिए, हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। ये बात एक बार फिर दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल है कि गैस तापमापी, हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन गैस, इसी तरह हाइड्रोजन की तरह यहाँ पे बात करेंगे, नाइट्रोजन गैस तापमापी से 1500 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। ये दोनों के जो मापने के जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो गैसें हैं, इनके जो तापमापी, इनका प्रयोग करके गैस के अंदर हम हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री तक माप सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन गैस तापमापी से 1500 डिग्री तक माप सकते हैं। ये इनका यूज करके गैस तापमापी के अंदर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक बार फिर बता देता हूँ, ऑल जीके सेंटर के पर जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपको कैसे लग रहे हैं, उसके कमेंट, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप किस प्रकार रेस्पॉन्स दे रहे हो। चलिए दोस्तों इसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जो है हमारा टॉपिक है गैस तापमापी के बाद प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है, उसके बारे में बात करेंगे। 3 हमने जो पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इनके बारे में हम डिस्कशन
करने वाले दोस्तों। प्लेटिनम तापमापी जो ये प्रतिरोध, इसके द्वारा बिल्कुल सिंपल सी बात दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के अंदर ये जो है -200 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका प्रयोग किया जाता है। इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं। ये प्लेटिनम प्रतिरोध जो तापमापी है इसके अंदर -200 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका नापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डी के बाद में ई के ताप युग्म तापमापी है। ताप युग्म तापमापी, ताप युग्म तापमापी है। इसके अंदर -200 से -1600 डिग्री सेल्सियस तक इसका यंत्र का जो है मापक यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है। और ताप मापने के पैमाने, इसके बाद हम बात करेंगे कि ताप मापने के पैमाने। ताप मापने के पैमाने दोस्तों, ताप मापने के पैमाने क्या क्या हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ताप मापने के पैमाने। देखिए इसमें हिमांक को दोस्तों, देखिए इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ताप मापने के पैमाने, इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तक तथा भाप बिंदु को, यहाँ पे भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है जो तरजीह दी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे जो पैमाने हैं ताप के मापने के पैमाने। और सबसे पहला पैमाना हमारे सामने, इसमें क्या होता है सेल्सियस। ये किसमें सिस्टम है ऐसा, ये सेल्सियस पैमाने के अंदर ऐसा सिस्टम है दोस्तों। ये जो पैमाना है ये नंबर ए आप लगा के ऐसे लिख सकते हैं सेल्सियस। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम इसकी सेल्सियस। ये जो पैमाना है ये नंबर 1 ये पैमाना है और इसमें हिमांक को 0 डिग्री और बर्फ इसमें 0 डिग्री की बात हो रही है और भाप बिंदु है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। ये ताप मापने के ए के बाद हम बी की तरफ चलते हैं और बी के अंदर क्या है दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाना। इसके अंदर क्या सिस्टम है, देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना के अंदर क्या होता है, इसमें हिमांक बिंदु, इसमें भाप बिंदु, इसमें हिमांक बिंदु और भाप बिंदु दोनों अलग अलग हैं। हिमांक जो है वो 32 फ़ारेनहाइट पे है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो भाप बिंदु है वो 212 फ़ारेनहाइट है, 212 फ़ारेनहाइट है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये बात आपको समझनी चाहिए कि तापमान को जब हम सेल्सियस में मापेंगे तो उस कंडीशन में 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाएगा और भाप पानी उबलना शुरू 100 डिग्री पे होगा। लेकिन फ़ारेनहाइट पैमाने से अगर इसमें मापेंगे तो इसमें हिमांक बिंदु बर्फ़ बनने की कंडीशन 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे होगा। और जबकि इसमें जो भाप बिंदु है पानी उबलना, जो भाप निकलनी शुरू होगी वो उस कंडीशन 212 फ़ारेनहाइट तक हम जब गर्म करेंगे किसी जल को वो, तो उस कंडीशन में ये निकलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, भाप निकलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें अलग एक और पैमाना है रेम्यूर पैमाना। एक और पैमाना है लेकिन फेमस नहीं है, रेम्यूर पैमाना, र्यूमर
पैमाना मुख्य रूप से फ़ारेनहाइट के बारे में या सेल्सियस के बारे में आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये र्यूमर पैमाना है और इस पैमाने में हिमांक और भाप बिंदु, देखिए हिमांक इसमें 0 डिग्री आर है। 0 डिग्री आर जो है इस पे हिमांक पानी जमना शुरू हो जाएगा, बर्फ बनेगा। जबकि भाप बिंदु है यहाँ पे 80 डिग्री आर र्यूमर, ये जो है इसको नापने के प्रमुख रूप से फ़ारेनहाइट जो र्यूमर पैमाना है इसमें ये प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार फिर बता देता हूं कि ऑल जीके सेंटर पर अगर आप पहली बार तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और केल्विन पैमाना है जो डी है हमारा, केल्विन पैमाना डी, केल्विन पैमाना। देखिए दोस्तों ये है केल्विन पैमाना, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि केल्विन पैमाने के अंदर भाप बिंदु, देखिए मैं यहाँ उल्टा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले हमने हिमांक लिखा था लेकिन इस बार मैं भाप लिख रहा हूँ और अब हिमांक। भाप बिंदु और हिमांक बिंदु के अंदर हम बात करेंगे कि इनकी जो है कितना है। यहाँ पे हिमांक है जो 273 है। हिमांक कितना है दोस्तों? 273, जबकि जो भाप बिंदु है वो है 373 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केल्विन पैमाना और इन पैमानों के बीच में हम बात कर रहे थे, और इसके बाद इन पैमानों के बीच में आपस में क्या संबंध है इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑल जीके सेंटर पर अगर पहली बार हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, जरूर सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।